हेलो एवरीवन। तो आज हम डीपीसी के एक नए टॉपिक जिसका नाम है रेट पिटिशन, उसके ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। रेट पिटिशन वन ऑफ द मोस्ट आस्क क्वेश्चन है पिछले 4-5 सालों से, और हर बार इससे 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। एक आध बार ऐसा हुआ है कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। जब बात करते हैं 5th सेमेस्टर ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी के एलएलबी प्रोग्राम की, तो अब हम जानते हैं कि रेट पिटिशन का फॉर्मेट क्या होगा और इसके अलावा हमें किन बातों का ध्यान रखना है रेट पिटिशन को ड्राफ्ट करते टाइम में। सबसे पहले हम क्वेश्चन के अंदर ये देखेंगे कि क्वेश्चन जो पूछा गया है वो अंडर आर्टिकल 226 में पूछा गया है या अंडर आर्टिकल 32 के अंदर पूछा गया। उसके बिहाफ पे हम पहला जो पार्ट होता है कि जो जूरिसडिक्शन होगा उसको बताएंगे। सपोज़ ये जो क्वेश्चन है वो आर्टिकल 226 के बिहाफ पे है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली एट न्यू दिल्ली। अब यहाँ पे जैसे दिल्ली यहाँ पे लिख दे क्योंकि जो क्वेश्चन गिवन है वहाँ पे अगर दिल्ली पूछा गया है तो फिर आप दिल्ली लिखोगे, अदरवाइज जो भी आप हाई कोर्ट लिखना चाह रहे हो वहाँ पे लिख दोगे और उसके एड्रेस के साथ में। उसके बाद पैरेंथेसिस में आप मेंशन करोगे रिट पिटिशन, और ये जितना भी पार्ट होगा ये कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए। उसके बाद आप लिखोगे रिट पिटिशन। अब सिविल है क्रिमिनल, उसके भी यहाँ पे आप सिविल क्रिमिनल कर लोगे, और ये आप एज इट इज़ रखेगा कि ब्लैंक छोड़ देने के बाद में ऑफ, और उसके बाद 2000 समथिंग, जैसे 2025 अगर अभी चल रहा है तो 2025 यहाँ पे लिख दिया। तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डेट लिख दोगे जैसे जब भी आपका एग्ज़ाम होगा। तो ये जो जूरिसडिक्शन वाला पार्ट है, इस जूरिसडिक्शन वाले पार्ट के लिए 2 मार्क्स अलॉट किए जाते हैं, तो ध्यान से आप इसको लिखेंगे एज इट इज़ जैसा मेंशन किया गया है। क्वेश्चन के हिसाब से आप जूरिसडिक्शन का एरिया जो है ये आप बदल दोगे, ठीक है। और ये सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए नहीं, लगभग जितने भी क्वेश्चन है उसके अंदर ये अप्रॉक्सीमेट 2 मार्क्स का होता है। उसके बाद हमको जो मेंशन करना होता है तो डिटेल ऑफ मैटर और पार्टीज़ के नाम यहाँ पे मेंशन करने होंगे। तो एज़ यूजुअल इन द मैटर ऑफ, उसके बाद जो भी पर्सन होगा, सन ऑफ, रेसिडेंट ऑफ, क्योंकि हम लोग यहाँ पे रिट पिटिशन फाइल कर रहे हैं तो जो फर्स्ट पर्सन होगा वो कौन होगा, पिटिशनर। उसके बाद आप लिखोगे वर्सेस, फिर आ जाएगा जो भी सेकंड पार्टी होगी जिसके अगेंस्ट में रेट पिटिशन फाइल किया जा रहा है, जिसमें सबसे ऊपर पब्लिक अथॉरिटी या ऑफिस आ जाएगा जिसके अगेंस्ट में आप रेट पिटिशन फाइल कर रहे हो। उसके बाद जिस डेजिग्नेटेड पर्सन के अगेंस्ट में आप रेट पिटिशन फाइल कर रहे हो उस पर्सन का नाम लिखोगे। उसके बाद जो भी ऑफिस का एड्रेस होगा आप उसको मेंशन करोगे। और यहाँ पे क्योंकि एक सिंगल पार्टी है तो यहाँ पे आप क्या लिख रहे हो, रिस्पोंडेंट, मतलब सिंगल यहाँ पे आ जाएगा, और वहाँ उसके आगे लिख दोगे रिस्पोंडेंट। अगर 2 होंगे तो सारे आप पार्टीज़ को मेंशन करने के बाद में रिस्पोंडेंट लिख सकते हो, या फिर रिस्पोंडेंट 1, रिस्पोंडेंट 2, रिस्पोंडेंट 3, इस तरीके से आप मेंशन कर दीजिएगा। तो अगले पार्ट पे आप रेट पिटिशन का जो टाइटल होता है आप वो लिखोगे, जो कि सब्जेक्ट मैटर को इंडिकेट करेगा। जैसे इस केस में रेट पिटिशन अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर इशुएंस ऑफ प्रेरोगेटिव रिट ऑफ मैंडमस एंड या और एनी अदर अप्रोप्रिएट रिट। फिर यहाँ से आप शुरू करोगे, मोस्ट रिस्पेक्टफुली शोथ। अब यहाँ से हम ये देखेंगे कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जो कि आपको पूरे रेट पिटिशन के अंदर मेंशन करना होगा, स्पेशली अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जाम टाइम में हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं रहता कि हम बहुत इलेबोरेटिव वे में कोई एप्लीकेशन या रेट पिटिशन लिखें या कोई प्लीडिंग लिखें। इसलिए क्या है कि जितनी भी मैंडेटरी चीज़ें हैं उन चीज़ों को कवर करके बस आपको कंप्लीट करना है अपने उस पार्ट को। इसलिए जो भी ज़्यादा मैंडेटरी चीज़ें हैं आप उन चीज़ों को कवर करो जिससे कि आप सारे के सारे क्वेश्चन कर सको एग्जाम टाइम में। पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखना है, जितने भी आप स्टेटमेंट लिखोगे वो दैट से शुरू होंगे। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, यहाँ पे जितने भी स्टेटमेंट है दैट से शुरू हो रहे हैं। बट वहीं पे जब ग्राउंड्स की बात करेंगे तो ग्राउंड से बिकॉज से शुरू होगा, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट बेसिकली पिटिशनर और रिस्पोंडेंट की डिटेल्स को बता रहा होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पिटिशनर को बता दिया कि वो सिटीज़न ऑफ इंडिया है जो कि कहाँ रह रहा है, तो रिसाइडिंग एट, उसके बाद यहाँ पे उसका एड्रेस लिख दिया। इससे पहले चाहो तो यहाँ पे सन ऑफ या एज भी आप लिख सकते हो, ठीक है। फिर बात करते हैं रिस्पोंडेंट, तो जो भी अपोजिट पार्टी होती है उसके डिटेल्स को यहाँ पे लिखना होगा। फिर ब्रीफ फैक्ट्स लिखेंगे, तो ब्रीफ फैक्ट्स के अंदर आपके जितने मेजर फैक्ट्स हो जाएंगे आप वो लिखोगे कि किस तरीके से कोई भी डिस्प्यूट जो है वो अराइज हुआ है और जिसके बिहाफ पे आप रेट पिटिशन फाइल कर रहे हो। जैसे सेकंड पॉइंट में आपने बताया कि पिटिशनर किस चीज़ के एग्रीव है, पूरी अपनी प्रॉब्लम बताओगे, और जो भी ऑफिसर है डेजिग्नेटेड पब्लिक ऑफिसर, तो आप यहाँ पे डिटेल बताओगे कि इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुई जो पिटिशनर जो है सफ़र कर रहा है।
तो थर्ड पॉइंट पे आप ये बताओगे कि पिटिशनर का जो कंडक्ट है वो एडिकेट है, इसके अलावा रिक्वायरमेंट जो भी होती हैं किसी भी जॉब की या फिर जहाँ से भी उसको डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है वो सारी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर रहा था, फिर भी उसके साथ ऐसा डिस्क्रिमिनेटिव एक्शन हुआ। तो ये जो डिटेल्स होती हैं ये आप अपने थर्ड पॉइंट के अंदर बताओगे। और फोर्थ पॉइंट पे आप ये बताओगे कि पिटिशनर के ओरल और रिटन रिप्रेजेंटेशन के बावजूद भी जो रिस्पोंडेंट होता है उसने केयरलेसली एक्ट किया और उसको कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा और अपना स्टोइक साइलेंस को मेंटेन करता रहा पूरे के पूरे इशू के ऊपर। फिफ्थ पॉइंट पे आप ये मेंशन करोगे कि पिटिशनर को इस ऑनरेबल कोर्ट में क्यों अप्रोच होने की ज़रूरत पड़ी और इसके अलावा कौन कौन से ग्राउंड्स होते हैं जिसके बिहाफ पे ये पूरी रिट पिटिशन प्रेजेंट करी गई है। और जब ग्राउंड्स की बात करें तो ये आपके 6 बेसिक ग्राउंड्स हैं जिसको आप मेंशन कर सकते हो इन जनरल जब भी आप रिट पिटिशन फाइल कर रहे हो, जिसमें सबसे पहला क्या आ जाता है कि जो भी एक्शन जो है रिस्पोंडेंट के वो कॉन्ट्ररी टू लॉ हैं और गुड कॉन्शियंस हैं। इसके अलावा जो भी एक्शंस होते हैं वो आर्बिट्रेरी, रीजनेबल, इरेशनल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं। इसके अलावा रिस्पोंडेंट का कोई हक नहीं बनता कि वो पिटिशनर के करियर के साथ में खेले। इसके अलावा पिटिशनर के जब भी कोई गलती नहीं हुई है फिर भी उसके साथ काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम उसको फेस करनी पड़ी, आप ये वाला पॉइंट इसमें मेंशन कर सकते हो। फिर जैसे आपने यहाँ पे पिटिशनर के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रेवियांस को लिखा है, इसी तरीके से जो रिस्पोंडेंट है उसके तरफ से उसके जो एक्शन है किस तरीके से इलीगल है इस चीज़ को आप बता सकते हो। जैसे जो रिस्पोंडेंट के जो एक्शन है वो जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं कि वो रिक्वायरमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशनल रेजिग्नेशन को मीट कर सकें। इसके अलावा जो भी इमेज बनी हुई है किसी पब्लिक इंस्टीट्यूशन या ऑफिस की उसको भी हैम्पर कर रहे हैं इन अ पब्लिक व्यू। इसके अलावा 6 पॉइंट पे आप क्या इंक्लूड कर सकते हो कि जो रिस्पोंडेंट के एक्शन हैं वो बैड इन लॉ हैं। तो ग्राउंड्स के लास्ट में आप ये मेंशन करोगे कि पिटिशनर जो है वो डिमांड कर रहा है या क्रेव कर रहा है ऑनरेबल कोर्ट से, और ऑनरेबल कोर्ट के ऊपर ये पूरी पावर डाल दी है कि अपने अकॉर्डिंग कि जैसा कोर्ट को सही लगता है उस हिसाब से इस पिटिशन के अंदर जो भी ग्राउंड्स मेंशन है उसको ऐड, अमेंड या ऑल्टर किया जा सके। अब फिफ्थ पॉइंट के बाद में आप 6 पॉइंट में क्या इंक्लूड करोगे, कॉज ऑफ एक्शन से रिलेटेड ये वाला पॉइंट आपका होना चाहिए। तो इसके अंदर सबसे पहला कॉज ऑफ एक्शन की शुरुआत कहाँ से हुई है उसकी डेट लिखोगे और साथ ही साथ क्या लिखोगे उसकी डिटेल्स लिखोगे। फर्दर ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक केस के अंदर एक से ज़्यादा कॉज ऑफ एक्शन हुए तो उसमें आपको ये मेंशन करना होगा कि इट फर्दर अरोज, उसके बाद में आप डेट दोगे और इसकी पूरी डिटेल दोगे। और जब तक कि जैसे श्रृंखला के अंदर कई सारे ऐसे कॉज ऑफ एक्शन रहे थे जिसकी वजह से जो ओवरऑल इशू है वो क्रिएट हुआ है, तो उन सभी कॉज ऑफ एक्शन को 1 बाय 1 आप यहाँ पे मेंशन करोगे। और अगर कॉज ऑफ एक्शन डायनेमिक नेचर का है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि द कॉज ऑफ एक्शन इज कॉन्टिन्यूइंग वन। तो इससे ये पता चल जाएगा कि जितने भी एक्शन लिए जा रहे हैं फिर भी हर एक एक्शन के साथ में कॉज ऑफ एक्शन एक नया रोज हो रहा है। और इसके अलावा 7th पॉइंट पे आप ये मेंशन करोगे कि पिटिशनर के पास रेमेडी लेने के लिए इसके अलावा कोई और ऑल्टरनेट नहीं है। इसी वजह से जो पिटिशनर है वो इस ऑनरेबल कोर्ट के पास आया बाय द वे ऑफ दिस रेट पिटिशन। और फिर आप 8th पॉइंट में ये मेंशन करोगे कि जो पिटिशनर है वो कोई भी ऐसी सिमिलर रेट पिटिशन फाइल नहीं किया है, फिर चाहे वो इसी कोर्ट में हो जहाँ पे फाइल करी जा रही है या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। 9th पॉइंट पे आप ये मेंशन करोगे दैट देयर हैज़ बीन नो अनड्यू डिले इन द फाइलिंग ऑफ दिस पिटिशन, कि इस पिटिशन को फाइल करने में आपको कोई देरी नहीं हुई है। और 10th पॉइंट पे आप ये मेंशन करोगे कि जिस भी ऑनरेबल कोर्ट के अंदर आपने रिट पिटिशन फाइल करी है वो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन रखती है इस रिट पिटिशन को इंटरटेन करने के लिए। और फिर 11th में आप ये मेंशन करोगे कि जो भी कोर्ट फीस रिक्वायर थी वो आपने अफिक्स कर दी है इस पिटिशन के साथ साथ। तो यहाँ पे इन 11 पॉइंट के साथ में आपका मेन क्लॉजेस ऑफ रिट पिटिशन कवर होते हैं। तो अगले पार्ट पे आपको प्रेयर मेंशन करना है। प्रेयर के अंदर आप क्या मेंशन करोगे, द पिटिशनर मोस्ट हम्बली प्रेज दैट दिस ऑनरेबल कोर्ट मे बी प्लीज टू। फिर यहाँ पे सबसे पहला आप क्या लिखोगे कि कोई भी अप्रोप्रिएट रिट जो कि हाई कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट को सुटेबल लगता है कि वो इशू करें, फिर चाहे वो मैंडमस नेचर का हो या किसी अदर नेचर का हो, जिससे कि रिस्पोंडेंट को डायरेक्शन दिया जाए कि पिटिशनर की पोजीशन को वो रिस्टोर कर सके। इसके अलावा मेन कॉज से रिलेटेड जो भी नेसेसरी डायरेक्शन है आप उसको 2nd पॉइंट पे लिख सकते हो। और आप लास्ट पॉइंट को एज इट इज उतार सकते हो जिसमें आप ये बताओगे कि कोर्ट को जैसा भी फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट लगता है या उसको जैसी ज़रूरत महसूस होती उसके अकॉर्डिंग वो कोई भी फर्दर ऑर्डर या डायरेक्शन दे सकती है। उसके बाद आप यहाँ पे डेट एंड प्लेस मेंशन करोगे। फिर पिटिशनर का यहाँ पे साइन होगा, यहाँ पे थ्रू एडवोकेट की डिटेल लिख सकते हो और फाइनली आपकी रिट तैयार हो गई।
उसके बाद आप एफिडेविट लिखोगे। एफिडेविट के अंदर ये जो शुरुआत वाला जो पार्ट रहेगा वो आप एज इट इज़ लिख दोगे। तो यहाँ पे आप सबसे पहले मेंशन करोगे एफिडेविट। एफिडेविट के बाद में जो भी पिटिशनर की पर्सनल डिटेल होंगी, जैसे उसका नाम, सन ऑफ, उसके फादर का नाम, यहाँ पे उसकी एज क्या होगी, फिर रेजिडेंट ऑफ क्या है, फिर यहाँ पे डेपोनेंट को प्रॉपरली बताना पड़ेगा कि वो सारी चीज़ें सोलमली अफर्म करता है और इस जो भी चीज़ें दी गई हैं वो सारी चीज़ें सही हैं। मतलब एफिडेविट बेसिकली वेरिफिकेशन के पर्पज़ से ही होता है। इसलिए आप पिटीशन को वेरीफाई करते हुए आप एफिडेविट में ये कहोगे कि आपने जो भी प्रेजेंट केस के अंदर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस मेंशन किए हैं आप उनसे फुल्ली अवेयर हो और कन्वर्जेंट हो, और प्रेजेंट पिटीशन को फाइल करने के लिए आप ड्यूली ऑथराइज और कंपीटेंट पर्सन हो। सेकंड पॉइंट पे आप ये मेंशन करोगे कि सिविल रिट पिटीशन जो है वो ड्राफ्ट करी गई है और फाइल करी गई है हमारे काउंसिल के द्वारा, जिनको आपने इंस्ट्रक्शन दिया था पूरे कंटेंट के बारे में, जो कि सही है पूरी तरीके से, और इसके साथ ही साथ पूरी की पूरी डिटेल्स को काउंसिल ने आपको वर्नाकुलर लैंग्वेज में समझाया है। और इसके अलावा आप ये मेंशन करोगे कि जो भी डॉक्यूमेंट्स इस पिटीशन के अंदर लगे हैं वो सारी ओरिजिनल कॉपीज़ हैं। इसके साथ में आप वेरीफाई करोगे पूरे एफिडेविट को, और यहाँ पे आप बताओगे कि आपने ये चीज़ वेरीफाई करी है इस डेट को, इस प्लेस में, कि जो भी आप कंटेंट इस एफिडेविट में अश्योर कर रहे हो वो सारे के सारे करेक्ट हैं आपके पास जितनी नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग, और कोई भी मटेरियल फैक्ट जो है वो आप कंसील नहीं कर रहे हो या छुपा नहीं रहे हो। तो इसके साथ आज हमने देखा कि रिट पिटीशन कैसे ड्राफ्ट की जाती है और उसके अंदर कौन से मेजर पॉइंट्स को हमको ध्यान रखना होता है ड्राफ्ट करते टाइम में। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए हो तो आप व्हाट्सएप चैनल के थ्रू या लिंक्डइन आईडी के थ्रू आप इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।